गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि आज कोविड-19 से पूरा दुनिया लड़ रहा है और भारत भी इस वायरस से लड़ रहा है। तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखें और माता पिता को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि जानते हैं कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है तो आदमी का स्वास्थ्य ही है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो दुनिया का हर चीज़ ठीक है। आपके पास धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन आप बीमार हैं तो कोई काम नहीं, कोई काम के नहीं है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के पीछे पढ़ाई भी जीरो है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ते भी रहना है और स्वास्थ्य को भी ध्यान रखते रहना है। तो आज हम मूल बिंदु पर आते हैं, जो कि ज्योग्राफी चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ना है, क्लास 10 का। पार्ट 1 में आपका पढ़ना है संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का किसी देश का होना क्यों ज़रूरी है, संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है। तो ये सब तमाम बिंदु के बारे में हमने क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को संसाधन से संबंधित कोई वीडियो में अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ, उसमें आप कहिएगा तो उसका अलग से एक वीडियो बना देंगे। दूसरा जो चैप्टर पढ़ना था क्लास 10 का, उसमें था भूमि संसाधन। भूमि अर्थात मिट्टी संसाधन। भूमि भारत के पास कितना है, पूरे विश्व में भूमि का उपलब्ध भारत के अनुसार कितना है, भूमि को कितने भाग में बांटा गया है, भारत में मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात मिट्टी की क्या विशेषता है, कौन से मिट्टी में कौन सी फसल होती है, कौन से मिट्टी में कौन राज्यों में पाया जाता है। ये सब तमाम बिंदु के बारे में हमने लेसन 2 में अध्ययन किए थे भूमि से संबंधित। आज जो पढ़ना है वो पार्ट 3 पढ़ना। संसाधन कहीं एक पार्ट 3 है जिसका नाम है जल संसाधन। ये एक के संसाधन ही है, संसाधन कहीं पार्ट है। क्लास 10 में जो संसाधन है उसमें लगभग 40% से क्वेश्चन संसाधन से रहता है, तो इसको बहुत आराम से पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है जल संसाधन है। तो हम देखते हैं जल संसाधन क्या होता है, जल का उपयोग हम कैसे करते हैं, जल का पूरे विश्व में क्या महत्व है, भारत में जल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका वितरण कहाँ कहाँ किया जाता है, ये सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आज का टॉपिक है जल संसाधन। जल संसाधन। देखिए, जल संसाधन, जल अर्थात संसाधन कहा जाता है। संसाधन तो पता ही होगा, पहला चैप्टर में बता दिए कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेना है कि कितना लोग न्यू बच्चे होंगे तो उस संसाधन के बारे में जान लेना। संसाधन किसे कहते हैं आपको पता ही होगा कि संसाधन पृथ्वी पर उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जो मनुष्य के उपयोग में काम आ सके उसे हम संसाधन कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर जितना भी वस्तुएं हैं जो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेगा उसे हम संसाधन कहेंगे। जितना भी वस्तु हो जाएगा। संसाधन का परिभाषा अगर कोई पूछे तो क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी पर वे सारी वस्तुएं जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोग आ सके उसे हम संसाधन कहते हैं। इसका और भी कई तरीक़े से परिभाषा दे सकते हैं। प्रकृति में उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। संसाधन को मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। एक होता प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और एक दूसरा क्या होता है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन अर्थात प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानना पहले। प्राकृतिक संसाधन अर्थात नाम से ही पता चला जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया वैसा संसाधन जो प्रकृति द्वारा बनाया गया उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक अर्थात ईश्वर भगवान, कहने का मतलब कोई ना कोई तो इस दुनिया को चलाने वाला है ना। दुनिया का सृष्टि का निर्माण किसके माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से हुआ है। कहा जाता है मानो तो देवता नहीं तो पत्थरों को मान के हम पूजा करते हैं कि देवता है। तो फिर भी इस जो दुनिया को चलाने वाला जिनके आज्ञा से दिन रात ये सब सारी क्रियाएं होती है उसी को हम प्राकृतिक बोलते हैं।
तो प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है उसे हम प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। जैसे जानते हो कि जल हो गया, पेड़ पौधा, मनुष्य खुद प्राकृतिक संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, ये सारी जो वस्तुएं होंगे सब कैसा संसाधन होगा? प्राकृतिक संसाधन होंगे। मानवीय संसाधन, मानवीय अर्थात मनुष्य। मानवीय संसाधन किसको बोलेंगे? वैसा संसाधन जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, जो मनुष्य ने अपने टेक्नोलॉजी और बुद्धि विवेक से बनाया हो, उसे हम मानवीय संसाधन कहेंगे। जैसे कुर्सी, टेबल, बेंच, पंखा, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज माने और ट्रेन, सड़क मार्ग, ये सब तमाम चीज़ें देख रहे हैं दुनिया में। जितना भी वस्तुएं मनुष्य ने जो अपना टेक्नोलॉजी से बनाया है उसे हम क्या बोलेंगे? मानवीय संसाधन बोलेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आगे पढ़ना जल संसाधन। जल अगर कोई पूछे तो कैसा संसाधन है, तो जल किस चीज़ में जाएगा? प्राकृतिक संसाधन में। जल किस चीज़ में जाएगा? प्राकृतिक संसाधन में, क्योंकि जल जो है कैसा है? प्राकृतिक संसाधन। अब देखना में जल के बारे में। जल है जो प्राकृतिक संसाधन का नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। कैसा माना जाता है? नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन। देखिए पहला चैप्टर में हम बताऊंगा ऑफलाइन क्लास में कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। फिर भी इस यहाँ पर देख लेना, कुछ नए बच्चे होंगे। तो नवीकरणीय संसाधन और एक होता है नवीकरणीय संसाधन। जब जानना है तो उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन भी जानना पड़ता है। अनवीकरणीय संसाधन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर परीक्षा में पूछता है। इस बार जो क्लास 10 का भी एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन इससे था। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको बोलेंगे? वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उस उपयोग में ला सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उसे वापस ला सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। जैसे में जल आपको किस चीज़ में आ जाएगा? नवीकरणीय में। इसीलिए परीक्षा में इस बार भी पूछा गया था कि जल प्राकृतिक संसाधन का कैसा संसाधन है। ऑप्शन था नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, या इनमें से कोई नहीं कि इनमें से दोनों। तो आपको मारना किस चीज़ में? नवीकरणीय संसाधन में। क्यों होगा नवीकरणीय संसाधन? नवीकरणीय संसाधन का मैंने परिभाषा बताया कि एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उस उपयोग में ला सकते हैं। तो जल कैसे आ जाएगा? तो जल जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा आ जाता है, कैसे आता है? तो पुनःचक्रण विधि द्वारा। कैसे आता है? पुनःचक्रण। जल का जो होता है पुनःचक्रण होता है। पुनःचक्रण विधि द्वारा जल को एक रूप से दूसरे रूप में ला सकते हैं। पुनःचक्रण अर्थात वर्षा के माध्यम से। आप लोग सुने होंगे कि जब महासागर, नदी, तालाब ये सब में पानी जब जम जाता है तो बाष्पीकृत होकर के जब सूरज की किरणें पड़ती है इस सब पर तो बाष्पीकृत होकर ऊपर उठना शुरू होता है। हवा के माध्यम से ऊपर जाता है और बादल का रूप धारण करता है। बादल का रूप धारण करता है और पुनः फिर धरती पर, पुनः पृथ्वी पर गिरता है, जिसे बारिश के रूप में जानते हैं। तो फिर आ गया वर्षा से प्राप्त हो गया जल, फिर ये प्रक्रिया होगा, फिर जाएगा ऊपर बाष्पीकृत होकर, फिर वर्षा के रूप में गिरेगा। तो इसीलिए हम जल को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। माने इसको खत्म हुआ फिर उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जल कैसा संसाधन हो गया? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा होता है इसमें उदाहरण वन। नवीकरणीय में क्या होता है? वन अर्थात पेड़ पौधा। कहने का मतलब वन एक बार खत्म होगा, एक बार उसको काट दोगे फिर बाजार से ला के नया उसको बो दोगे तो वन हो गया। कैसा? नवीकरणीय संसाधन। मैंने एक बार खत्म हो फिर उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, फिर उसको हम ला सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वन को हम काट देंगे तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, फिर बाज़ार से किन के लगा देते हैं उसके जगह पर, भला ही कोई वन नहीं रहेगा, लेकिन हमारा तो संसाधन एक रूप से दूसरे रूप में आ ही गया। तो वन कैसा संसाधन हो गया? नवीकरणीय संसाधन। तीसरा इसमें मनुष्य होता है। तीसरा मनुष्य खुद एक संसाधन है। याद होना चाहिए, परीक्षा में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य खुद ही एक संसाधन है। वो में कैसा संसाधन है? तो नवीकरणीय। क्योंकि एक बार खत्म होगा तो मनुष्य दोबारा भी आ जाता। लेकिन अब कहेगा कि हम सब, जैसे कि मान के चले हम सब हैं या कोई है,
तो एक बार जब जन्म लिया तो स्वाभाविक है कि बूढ़ा होने पर उसकी जब एज खत्म होगा तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन दोबारा तो उसका फिर तो जन्म ले लेता है ना, दोबारा उसका जो बाल बच्चा यानी उसका सृष्टि का निर्माण होते रहता है। इसीलिए मनुष्य को क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। माने एक बार मनुष्य ठीक है, जो माने हम सब नहीं आ पाएंगे समय के अनुकूल, हम सब मृत्यु हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसका सृष्टि का निर्माण होते रहता है मनुष्य का। इसलिए मनुष्य को हम कैसा बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन का परिभाषा क्या होता है? अगर किसी बच्चों को परिभाषा लिखना है तो वीडियो के पीछे करके लिख सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उसे उपयोग में नहीं ला सकते हैं। वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उसे उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। माने एक बार उपयोग करेंगे उसको दोबारा हम नहीं ला सकते हैं। या इसका परिभाषा क्या होता है? इसे बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। अगर निर्माण भी होता है तो बहुत लंबा समय लग जाता है, इतना लंबा समय लग जाता है कि बहुत कठिन हो जाता है वो। तो इसी को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। माने एक बार उपयोग करेंगे तो दोबारा उससे वापस लाने में बहुत कठिनाई होती है, लंबे समय के बाद प्राप्त होता है। इसी को हम अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, जितना देख रहे हैं सारा कैसा हो गया, अनवीकरणीय संसाधन हो गया। इसीलिए तो सरकार बोलता है कि कोयला को सोच समझ कर यूज करें, पेट्रोलियम को माने पेट्रोलियम को सोच समझ कर यूज करें, ताकि आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी, भविष्य में लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोच समझ के हमें उपयोग करना है कोयला को। अनवीकरणीय जितना भी संसाधन है ये समाप्त योग है, समाप्त आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए सरकार ने इसको बहुत सोच समझ कर उपयोग करने की बात कहा गया है। तो अनवीकरणीय में लिख सकते हो उदाहरण में, जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम, और इसका उदाहरण क्या हो सकता है? कोयला, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, जितना भी देख रहे हो खनिज पदार्थ है, सोना, चांदी, सब जितना देख रहे हो, जितना भी खनिज पदार्थ आएगा सब आ जाएगा अनवीकरणीय के अंतर्गत। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं, जल संसाधन। जल प्राकृतिक संसाधन का कैसा संसाधन है? तो नवीकरणीय। कोई पूछेगा नवीकरणीय क्यों हुआ? तो क्योंकि नवीकरणीय एक बार इसको उपयोग करने के बाद दोबारा हम उसे वापस ला सकते हैं, पुनर्चक्रण विधि द्वारा जल आ जाता है। जल इसलिए नवीकरणीय होता है अगर परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो। अनवीकरणीय संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसे हम वापस में नहीं ला सकते, उसे लंबे समय के बाद हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सोना, चांदी। ये होगी आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। आप देखते हैं जल का वितरण। अगला जो पढ़ना है जल का वितरण। जल का वितरण, जल का वितरण कैसे करते हैं? जो जैसे कि पता ही होगा कि पूरे पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल पाया जाता है। 3/4, एक ही भाग जो बचा हुआ जो स्थल है, जिस पर आज पूरा दुनिया बसा हुआ है। पृथ्वी के बीच भाग से गुजरने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो जल का ज़्यादा जो भंडार देखने को मिला है दक्षिणी गोलार्ध में। जल का जो ज़्यादा भंडार देखने को कहाँ मिला है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो जल जो, इसीलिए पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं? नीला ग्रह के रूप में जानते हैं, क्योंकि जल का 3/4 भाग पर जल ही होगा, तो स्वाभाविक है कि जल की मात्रा सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि 3/4 भाग तो जल है, लेकिन हमारे जल का जो वितरण किया गया है 100% में। अब प्रतिशत में अपने आप क्या होता है? 100। तो 96.5%, 96.5% जो ये जल है ये महासागरों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महासागरों में।
96.5% जल है जो महासागरों में पाया जाता है, जो कैसा है, लवणीय है। लवणीय, आप लोग सुना होगा कि समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। 96.5% जल लवणीय है, जिसको हम पीने में उपयोग नहीं करते हैं। स्वाभाविक है कि नमक की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो उसको हम पिएंगे क्यों। लवणीय है माने 96.5% जल खारा, इसी को हम बोल सकते हैं, जो कि हम इसे पीने में उपयोग नहीं करते। 96.5%, बताओ, माने 100 में 96.5% खाली लवणीय है, तो ये खारा जल हो गया, तो इसको हम उपयोग नहीं करते हैं पीने में। लवणीय अर्थात खारा पानी हो गया। बाकी बच गया लगभग 2.5% ही जल है जो स्वच्छ है। 2.5% ही जल जो स्वच्छ है। 1% जो बचता है, जो नदी हो गया, तालाब हो गया और पर्वत चट्टान के रूप में पाया जाता है पानी। 2.5% जो जल है ये स्वच्छ जल है जो हम पी सकते हैं। यही जो बचा हुआ हम इसको पीने में उपयोग करते हैं, 2.5% जल को। अब यहाँ पर सवाल आता है कि लवणीय की मात्रा, समुद्र में लवण की मात्रा ही क्यों पाया जाता है और नदी तालाब में भी तो पाया जाना चाहिए। तो लवण होने का कारण क्या है? लवण होने का कारण है कि समुद्र का पानी जो होता है बहता नहीं है। समुद्र का पानी स्थिर रहता है और उसमें बहुत सारा नदियों, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब बहुत सारा नदियाँ समुद्र में गिरती है, तो अपने साथ बहुत सारा खनिज पदार्थ लाते हैं, जिसके कारण समुद्र का पानी क्या हो जाता है, लवण की मात्रा हो जाती है। तो ये लवणीय होते हैं, लवणीय समुद्र का पानी जिसको हम पीने में उपयोग नहीं करते हैं। और 2.5% जो जल बचता है जिसको हम पीने में उपयोग करते हैं। अगर भारत में पूछे भारत में पीने योग्य जल लगभग 1% है। लगभग 1%। बताओ कितना? 1% माने 100 में 1 माने नहीं के बराबर है, 1% से भी कम है, लेकिन हम इसे राउंड फिगर में 1% याद रख सकते हैं। लगभग 1% पीने योग्य भारत में जल बचा हुआ है। इसीलिए भारत सरकार बोलता है कि पानी को व्यर्थ ना बहावें, जल ही जीवन है, जल को सुरक्षित रखें, जल को बचा कर रखें। लेकिन गांव के तो महिला लोग समझती है कहाँ, पूरा दम जल बहा रहा, कोई पता नहीं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि पढ़ल और एक अनपढ़ में व्यक्ति में ही अंतर होता है। आप लोग शिक्षित हैं, हम लोग शिक्षित हैं, तो पता कर लें कि नहीं 1% जल है तो इसको व्यर्थ नहीं बनावे, सोच समझ कर उपयोग करें, ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं करें। लेकिन गांव के महिला लोग को पता नहीं चलता कि जल तो पूरा है, ऐसे ही बर्बाद करते रहो, उससे क्या होना जाना है। लेकिन फिर भी हमें जब शिक्षित हैं तो हमें बच्चों से कहते हैं कि अपना कम से कम गार्जियन को निर्देश दें कि जल का व्यर्थ ना बहावें। और जो बिहार सरकार हर घर नल जल योजना जो चलाया है, इससे जल की और बर्बादी हो रहा है पूरे बिहार में। कारण क्या है कि मैंने कितना टंकी तो सही पानी गिर रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो कहा जाता है कि जल को 1% से कम, इसलिए हम इसे बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक इसका देखने को मिलता है। अब जो आता है 1951 ईस्वी में जल सर्वेक्षण, 1951 ईस्वी में जल सर्वेक्षण के अनुसार बताया गया कि प्रति व्यक्ति 1951 ईस्वी में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5177 घन मीटर जल की आवश्यकता थी। बताओ 1951 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ, तो उस समय 1951 ईस्वी में जब सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि एक व्यक्ति के पास एक दिन में 5177 घन मीटर जल थी। 5177 घन मीटर जल थी, जो 2001 ईस्वी में जब अनुमान लगाया गया, 2001 ईस्वी में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1829 घन मीटर जल बचा हुआ है। माने एक व्यक्ति के पास, सोचो 2001 में लगभग कितना साल हो गया, 1951 से लेकर के 1951 में प्रति व्यक्ति 5177 घन मीटर था, जो 2001 ईस्वी में जब सर्वेक्षण हुआ तो पता चला कि 1829 ही रह गया। कितना कम गया, माने बहुत ज़्यादा कम गया है, 5177 1829। तो क्यों कमने का कारण क्या है? क्योंकि 1951 में भारत की जनसंख्या बहुत कम थी, तो कम रहेगा तो स्वाभाविक है कि जल का उपयोग भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जल का उपयोग भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जल का उपयोग बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो ज़्यादा घन मीटर में था, जनसंख्या कम रहेगा तो जल बचा हुआ रहेगा, इसलिए ज़्यादा पड़ता था एक व्यक्ति के पास। लेकिन अब क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ने लगा है, जनसंख्या बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि जल की उपलब्धता क्या हुआ, धीरे धीरे कमेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप अपने घर में परिवार में देख सकते हैं कि किसी के यहाँ अगर 4 गो फैमिली है, माता पिता भाई बहन, तो इसके यहाँ जल अगर उपलब्ध, जल की बात है तो जल का ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाएगा। कितना खाने पीने, कपड़ा उपड़ा धोने में पानी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन आप ही के पड़ोस के बगल में 8 गो फैमिली है, तो उसके यहाँ जल का ज़्यादा उपयोग होना पड़ेगा और जल की व्यवस्था करना पड़ेगा, तो कमेगा कि नहीं। तो इसीलिए कम के कितना आ गया, 1829 तक पहुँच गया। और यह संभावना बताया गया है, संभावना बताया गया कि 2025 ईस्वी आते आते 2025 ईस्वी मैंने ज़्यादा 4 साल तो बाकी है, 4 साल के बाद जो जल की उपलब्धता कितना बच जाएगा, 1342 घन मीटर। क्यू में मापते हैं घन मीटर में जल को, इसलिए घन मीटर कितना बच जाएगा, 1342, जो कि बहुत कम गया, 1342 आ जाएगा 2025। क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रहा और जल का उपयोग, बिना जल ही जीवन है, जल का बिना जल के कोई चीज़ दुनिया में संभव नहीं हो सकता है, इसलिए इतना बच जाएगा। लेकिन एक स्वीडन देश के एक इतना, अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, स्वीडन एक देश है, स्वीडन के विशेषज्ञ के नाम क्या था, फाल्कन मार्क के अनुसार कहा गया है, फाल्कन मार्क के अनुसार कहा गया है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जब जल की उपलब्धता होगी तो उसे हम जल संकट के नाम से जानेंगे। 1000 से जैसे ही कमेगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जल संकट। आप बताओ, जल संकट हो जाएगा तो आदमी प्यास से बिना मर जाएगा, पानी पीने बिना मर जाएगा। 1000 से कम, तो बताओ कि 2025 ईस्वी तक अनुमान लगा गया कि 1342 तक पहुंच गया, तो 1000 कमने में कितना बाकी है, बहुत कम ही दम नज़दीक पहुंचा हुआ है और जनसंख्या भारत का बढ़ ही रहा है। तो ये स्वीडन के विशेषज्ञ फाल्कन मार्क बोले थे कि अगर 1000 घन मीटर से अगर कम जाता है एक व्यक्ति प्रतिदिन, एक दिन के लिए बात बोलता है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की बात बोला जाता है कि 1000 से जैसे ही कमेगा तो जल संकट उत्पन्न हो जाएगी। आज भी देखने को मिला भारत के कई राज्य हैं जहाँ पर जल संकट देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले राजस्थान में समस्या हो गई थी देखने के लिए, उन्हें उड़ीसा हो गया, पहाड़ी क्षेत्रों में जल हमेशा बहुत मुश्किल से मिल पाता है। झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, चूँकि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर किसी प्रकार का बोरिंग समसेबुल मोटर ये सब व्यवस्था नहीं होता है, टैंकर से पानी पहुँचाया जाता है। यहाँ ना हम लोग बिहार यूपी में रह रहे हैं, जखनी पाते हैं जखनी दम अपना तुरंत नीचे से पानी निकाल लेते हैं अति करके, लेकिन यहाँ पर जो हो जाता है बहुत समस्या हो जाती है, जल संकट। तो जल संकट का जो ये फाल्कन मार्क के अनुसार बोला गया है
कि आने वाले समय में 1000 से जैसी कमेगा तो जल संकट हो जाएगा। इसीलिए भारत सरकार ने कहा गया है कि जल को व्यर्थ ना बहावे, जल ही जीवन है, जल को सुरक्षित रखें ताकि आने वाले भविष्य भी, आने वाले पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सकेंगे। तो ये था इतना जल संसाधन के बारे में। अगला जो टॉपिक पढ़ना है, जल ही के बारे में पढ़ना है कि जल का उपयोग क्या होता है। सबसे लास्ट में देखना क्या कि जल का उपयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं। पहली बात बोला जाए तो जल का उपयोग घरेलू कार्यों में करते हैं। घरेलू अर्थात जानवे करते हो, खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, पीने में, माने घरेलू कार्य जितना भी हो उसमें हम जल का उपयोग करते हैं। ये जल का पहला उपयोग हुआ। दूसरा उपयोग हुआ कृषि कार्य करने में। कृषि अगर कार्य करना है तो बिना जल के संभव नहीं है। आपके पास बीज, खेत, सब चीज़, श्रमिक, खेती करने वाले भी, लेबर, सब कुछ है, लेकिन जल का व्यवस्था नहीं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। बिहार में तो यही स्थिति है, अधिकांश जगह पर जल की, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण खेती नहीं हो पाता सही ढंग से। तो जल का उपयोग सिंचाई करने में। तीसरा उपयोग क्या लिख सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में। बड़ा फैक्ट्री बिना जल के संभव नहीं हो सकता है, तो तीसरा उपयोग हो गया औद्योगिक क्षेत्र में। इसके बाद होता है बिजली उत्पन्न करने में। आपको बताऊंगा कि जल का उपयोग बिजली उत्पन्न उससे कैसे किया जाता है। बिजली उत्पन्न करने में हो गया जल का उपयोग। उसके अलावा मछली पालन करने में बहुत सारा और सारा उपयोग आता है जल का उपयोग। तो जल को देखते हुए कि ज़्यादा व्यर्थ ना बहे, जल भी उपयोग में आ जाए और उससे हमें दूसरा कोई काम हो जाए, इसके लिए भारत सरकार ने बहुउद्देशीय परियोजना लाया। क्या लाया? बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना को सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री जब बने थे जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे कि बहुउद्देशीय जो परियोजना जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उससे क्या किया जाता है, बहुत सारा उद्देश्यों की पूर्ति किया जाता है। तो इसको बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ावेंगे अगला दिन। बहुउद्देशीय परियोजना को क्या करेंगे अगला दिन, कभी ऑनलाइन क्लास लेंगे तो इसमें उसका अगला टॉपिक है। आज के लिए इतना है वीडियो। थैंक यू।